लक्ष्मी सहगल एक ऐसी कद्दावर महिला जिसने सुभाष चंद्र बोस के कंधे से कंधा मिलाकर महिला रेजिमेंट की कमान संभाली और सिर्फ आजादी के संग्राम में ही नहीं बल्कि उसके बाद भी आजाद भारत की सरकार में एक अहम भूमिका निभाई। आज उनका नाम इतिहास के पन्नों में कहीं खो गया है और ज्यादातर लोग उनके बारे में नहीं जानते हैं। तो चलिए इस वीडियो के माध्यम से इतिहास की इस धूमिल छवि को पुनर्जीवित करने की कोशिश करते हैं। नमस्कार साथियों, न्यूज़ मेनिया में आपका स्वागत है। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कैप्टन लक्ष्मी के नाम से मशहूर लक्ष्मी सहगल का जन्म 24 अक्टूबर 1914 को उस समय के मद्रास में हुआ। वे एक कुलीन तमिल ब्राह्मण परिवार में पली बढ़ी। उनकी मां का नाम लक्ष्मी स्वामीनाथन था और पिताजी का नाम एस स्वामीनाथन था, जो कि मद्रास हाई कोर्ट में क्रिमिनल लॉ की प्रैक्टिस किया करते थे। उनकी मां भी एक सामाजिक कार्यकर्ता रही हैं, जिन्होंने आजादी के संग्राम में भी अपना योगदान दिया है। लक्ष्मी सहगल की छोटी बहन का नाम मृणालिनी साराभाई है, जो कि एक क्लासिकल डांसर के रूप में मशहूर रही हैं। इस बैकग्राउंड को देखकर ये कहा जा सकता है कि लक्ष्मी सहगल को तीव्र बुद्धि और साहस विरासत में मिले थे। उन्होंने अपनी पढ़ाई चेन्नई के क्वींस मैरी कॉलेज से की, जिसके बाद वे MBBS की डिग्री के लिए मद्रास मेडिकल कॉलेज में गईं। सन 1938 में MBBS की डिग्री खत्म करने के बाद उन्होंने गायनोकोलॉजी में डिप्लोमा भी लिया। इस सब के बाद वे चेन्नई के ही कस्तूरबा गांधी अस्पताल में एक डॉक्टर के रूप में काम करने लगी। अब आप ये सोचिए कि उस समय पर एक महिला का डॉक्टर हो जाना कितनी बड़ी बात थी। अपना इतना बड़ा सपना पूरा कर लेने के बाद अगर वे चाहती तो सारी जिंदगी आराम से निकाल सकती थी, लेकिन उनकी किस्मत में शायद कुछ और बड़ा लिखा था। आपको बता दें कि इस समय तक आते आते उनकी शादी एक पायलट जिनका नाम PKN राव था से हो चुकी थी, लेकिन ये शादी ज्यादा समय तक टिक नहीं पाई और इसी से दुखी होकर सन 1940 में लक्ष्मी ने सिंगापुर की तरफ रुख कर लिया। यहाँ ये जान लेना भी जरूरी है कि सिंगापुर के हालात इस दौरान कोई खास अच्छे नहीं थे। वहां भी ब्रिटिश और जापानी सेनाओं के बीच युद्ध चल रहा था और ब्रिटिश सेना लगभग सरेंडर कर चुकी थी। अब ये तो हम जानते ही हैं कि ब्रिटिश सेना में असल में गोरे लोग बहुत कम थे और भारतीय लोग ही ब्रिटिश सेना की तरफ से ज्यादातर लड़ाइयां लड़ रहे थे। द्वितीय विश्व युद्ध की लड़ाई लड़ रहे इन भारतीयों के बीच सुभाष चंद्र बोस की आजाद हिंद फौज का भी अच्छा बोलबाला था और यही वे लोग भी थे जो भारत की आजादी के लिए एक आर्मी तैयार करने में इंटरेस्टेड थे। वहां पहुंचकर लक्ष्मी ने युद्ध में घायल हुए लोगों की सेवा करना शुरू कर दिया और साथ ही वे भारतीय राष्ट्रवाद से जुड़े हुए लोगों के संपर्क में आईं। इन लोगों में KP केसावा मेनन, SC गुहा और N राघवन जैसे नाम शामिल हैं। अब जो युद्ध चल रहा था, आखिर उसमें क्या हुआ? तो हुआ यूं कि ब्रिटिश आर्मी कुछ ही दिनों में जापानी आर्मी से हार गई। इस युद्ध को इतिहास में फॉल ऑफ सिंगापुर के नाम से भी जाना जाता है और जैसे ही ये हार हुई तो इंडियन नेशनल आर्मी, या जिसे हम आजाद हिंद फौज भी कहते हैं, उसे ब्रिटिशर्स द्वारा कोई कंसिडरेशन नहीं मिला। इसी सब के चलते 2 जुलाई 1943 को सुभाष चंद्र बोस सिंगापुर में आए। लक्ष्मी सहगल को जैसे ही इस बात का पता चला, उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ अपनी एक मीटिंग फिक्स कराई। उन्हें पहले से ही पता था कि सुभाष अपनी सेना में औरतों को भर्ती करने में इंटरेस्टेड हैं, तो उन्होंने सुभाष चंद्र बोस के साथ मिलकर रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट शुरू करने का फैसला किया। कई औरतें बड़े उत्साह के साथ इस रेजिमेंट का हिस्सा बनी और यहीं से डॉक्टर लक्ष्मी स्वामीनाथन को अपना वो नाम मिला जिसने उन्हें हमेशा के लिए अमर कर दिया, कैप्टन लक्ष्मी। सिंगापुर में ब्रिटिश आर्मी को ध्वस्त करने के बाद जापानी आर्मी नॉर्थ की तरफ बढ़ने लगी।
आजाद हिंद फौज की रानी ऑफ झांसी रेजिमेंट को लीड करते हुए लक्ष्मी सहगल को बर्मा में ब्रिटिश आर्मी द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया। मई 1945 से लेकर मार्च 1946 तक लक्ष्मी वहीं कैद में रहीं। अब आईएनए यानी आजाद हिंद फौज के बर्मा और उसके बाद के अभियान क्या रहे हैं, ये एक अलग विषय है। अगर आप इसके बारे में और जानकारी चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में लिखकर जरूर बताइए। खैर, बात करते हैं लक्ष्मी के जीवन के बारे में। तो साल 1947 में लक्ष्मी स्वामीनाथन ने प्रेम कुमार सहगल से लाहौर में शादी कर ली। शादी के बाद यह युगल कानपुर में आकर बस गया और यहीं लक्ष्मी ने अपनी डॉक्टरी की प्रैक्टिस जारी रखी। लक्ष्मी सहगल साल 1971 में कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ इंडिया की तरफ से राज्यसभा में गईं। वे ऑल इंडिया डेमोक्रेटिक विमेंस एसोसिएशन 1981 की फाउंडिंग मेंबर्स में से भी थीं। भोपाल गैस त्रासदी के दौरान भी 1984 में उन्होंने एक मेडिकल टीम को वहां लीड किया था और साल 1998 में इसी सब के चलते उन्हें पद्म विभूषण सम्मान से भी नवाजा गया। साल 2002 में भारत की 4 लेफ्टिस्ट पार्टियों ने मिलकर उन्हें प्रेसिडेंट इलेक्शन के कैंडिडेट के रूप में खड़ा किया था। वे एपीजे अब्दुल कलाम के खिलाफ खड़ी होने वाली इकलौती कैंडिडेट थी। कहा जाता है कि उनका महिला होना उनके प्रेसिडेंट बनने की राह में आड़े आया था। आपको बता दें कि 92 की उम्र तक यानी साल 2006 तक भी लक्ष्मी कानपुर में अपने क्लिनिक पर पेशेंट्स को देखा करती थीं। अब साल 2012 वो साल था जब उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, लेकिन मरणोपरांत भी उनका शरीर लोगों की सेवा में दे गई। उनके शरीर को गणेश शंकर विद्यार्थी मेमोरियल मेडिकल कॉलेज को दान किया गया था। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन दबाना ना भूलें। धन्यवाद।